तो चलिए बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट के लिए होता है किसी भी सब्सटेंस का। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और हमारा खास एम्फसिस जो होगा वो होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी गैस का। उसके दो तरह के स्पेसिफिक हीट होते हैं गैसेस के। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि उसे जितना हीट सप्लाई किया जाता है पर यूनिट मास। अब यूनिट मास में तो आप 1 kg भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई यूनिट मास 1 ग्राम को भी कंसीडर कर सकता है। तो चलिए आगे चर्चा करेंगे इसमें क्या होगा। कितना हीट सप्लाई किया गया उस सब्सटेंस को पर यूनिट मास, अर्थात 1 यूनिट मास के, चलिए 1 kg को मैं यूनिट मास मान के चल रहा हूं, एसआई सिस्टम में यही होता है यूनिट मास। 1 kg के उस सब्सटेंस को कितना हीट दिया गया सो दैट उसका टेम्परेचर यूनिट बढ़े, अर्थात उसका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़े या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़े या फिर 1 केल्विन बढ़े। तो चलिए, चूंकि हम एसआई सिस्टम को स्टैंडर्ड मानते हैं तो हम 1 केल्विन टेम्परेचर के राइज को कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? तो अगर हम सारे यूनिट्स को एसआई सिस्टम में कंसीडर करें तो ये स्टेटमेंट ये बताना चाहता है कि अगर हमारे पास एक यूनिट मास है, कोई भी मटेरियल है, मान ले एक सॉलिड बॉडी है, इसका जो मास है ये मास है 1 kg का। तो 1 kg का ये जो बॉडी है इसका मास 1 kg है। तो मान ले इसका जो टेम्परेचर है अभी ये है 30 डिग्री सेल्सियस। हमने इसे कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड किया सो दैट ये 1 kg का जो मास है इस ऑब्जेक्ट का, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ये 31 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो हमने तो स्टैंडर्ड माना था केल्विन को। तो अगर आप गौर से सोचेंगे तो आप पाएंगे टेम्परेचर का राइज अगर 1 डिग्री सेल्सियस होता है तो केल्विन स्केल में भी उसका राइज 1 केल्विन ही होगा। देख लेते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में अगर रिप्रेजेंट करें तो हम कहेंगे ये है 303.15 केल्विन, बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस इज 273.15 केल्विन और 31 डिग्री सेल्सियस ये होता है 304.15 केल्विन। तो अगर आप चेंज को देखें यहां पर तो आप पाएंगे 1 केल्विन का चेंज है, और सेल्सियस स्केल में अगर आप चेंज को देखें तो आप पाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट हमने प्रोवाइड किया इस 1 kg मास में, यूनिट मास में, ताकि इसका टेम्परेचर यूनिट बढ़े। केल्विन स्केल में देखें तो 1 केल्विन बढ़े, सेल्सियस स्केल में देखें तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़े। इस हीट को हम कहते हैं, जो हीट हमने ये से प्रोवाइड किया या फिर जो हीट इसने अक्वायर कर लिया, इसने स्टोर कर लिया जो हीट, उस हीट एनर्जी को हम कहते हैं इस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कुछ एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। अगर पानी को कंसीडर किया जाए, पानी को अगर हम कंसीडर करते हैं तो अगर 1 किलोग्राम पानी रहे और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन आपको बढ़ाना है, तो हीट जो आप प्रोवाइड करेंगे, जो हीट एनर्जी ये अब्सॉर्ब करेगा ये पानी, वो होता है 4186 जूल। तो हम कह सकते हैं पानी का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये है 4186 जूल पर किलोग्राम। तो हमने 1 kg चूज किया था मटेरियल को, अर्थात वाटर को। तो अगर हमें इतना जूल प्रोवाइड करना पड़े हीट, तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा इतना जूल
पर किलोग्राम, हर 1 किलोग्राम में इतना जूल ये अब्सॉर्ब करेगा। किसके लिए? हर 1 डिग्री सेल्सियस के इंक्रीमेंट के लिए टेम्परेचर में, या हर 1 केल्विन इंक्रीमेंट के लिए टेम्परेचर में। सो पर केल्विन। सो ये हो गया पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखते हैं गैसेस में 2 तरह का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। कैसे? उसी में हम बात करेंगे। मान ले कि 2 आइडेंटिकल कंटेनर्स हैं, दोनों में आइडेंटिकल गैस रखा हुआ है। ये कंटेनर और इसका जो टॉप है ये रिजिडली फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये हिल नहीं सकता है। और एक कंटेनर, आइडेंटिकल कंटेनर, बिल्कुल उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया का, और इसका जो टॉप है ये अब फिक्स्ड नहीं है बल्कि इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। सो ये रहा वो पिस्टन जो कि मूव कर सकता है ऊपर नीचे। अब दोनों में आइडेंटिकल गैस मॉलिक्यूल्स हैं, बिल्कुल सेम गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उसका अमाउंट भी सेम है। हमें क्या करना है? इस गैस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता करना है। तो इन दोनों का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाना है। तो मान ले दोनों सेम टेम्परेचर में था। ये मान ले कि 300 केल्विन में था टेम्परेचर इसका, और इसका भी टेम्परेचर 300 केल्विन। कुछ हीट यहां प्रोवाइड किया गया। फर्स्ट केस में हमने मान ले कि Q1 हीट प्रोवाइड किया। इससे क्या हुआ? Q1 हीट प्रोवाइड करते ही इसका जो टेम्परेचर है ये 300 केल्विन से बढ़ के 301 केल्विन हो गया। अब देखिए, चूंकि इसका टॉप जो है ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर पा रहा है, तो ये मूव नहीं करेगा, वॉल्यूम उतना ही रह जाएगा। क्या होगा? मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड है वो स्पीड बढ़ जाएगा थोड़ा, और स्पीड बढ़ते साथ इसका जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर हो जाएगा 301 केल्विन। अब दूसरे केस में अगर देखें आप, तो हमने मान ले कि Q2 अमाउंट ऑफ हीट इसे प्रोवाइड किया। दोनों बराबर नहीं होंगे, इसीलिए मैं एक जगह Q1 लिख रहा हूं तो दूसरे जगह Q2 लिख रहा हूं। यहां पर क्या हुआ कि हीट एनर्जी प्रोवाइड करते साथ उसका टेम्परेचर तो बढ़ा 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, लेकिन ये जो पिस्टन है ये पिस्टन भी थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया, क्योंकि प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा, और प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा तो ये पिस्टन थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करेगा। और ये पिस्टन जो है ये कितना ऊपर की तरफ चढ़ा? ये पिस्टन कुछ इतना ऊपर चढ़ा, इतना ऊपर चढ़ा, और साथ ही साथ इसका टेम्परेचर जो है ये बढ़ के हो गया 301 केल्विन। तो दोनों ही केसेस में टेम्परेचर जो है उसमें 1 केल्विन का इंक्रीमेंट हुआ। और मान ले कि दोनों ही केसेस में हमने यूनिट मास का सब्सटेंस लिया था। यहां भी जो मास है यहां भी वही मास है उस गैस का, दोनों का मास सेम है, और यूनिट मास हम मान के चल रहे। चलिए 1 किलोग्राम दोनों का मास है। फर्स्ट केस में ये टॉप है, मूव नहीं कर रहा, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो फर्स्ट केस में ये जो है ये कांस्टेंट वॉल्यूम में है, और सेकंड केस में ये पिस्टन जो है ये पिस्टन मूव कर रहा, ऊपर की तरफ चढ़ रहा, तो हम मान सकते हैं यहां पर कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है दूसरे केस में। लेकिन कुछ देर पहले तो मैंने ये कहा था कि प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा इसीलिए पिस्टन ऊपर की तरफ चढ़ा। ये बात सच है कि प्रेशर बढ़ा इसीलिए पिस्टन ऊपर की तरफ चढ़ा, लेकिन अगर आप फंडामेंटल लेवल पे देखें तो यहां पर प्रेशर अगर P होगा तो पिस्टन के ऊपर चढ़ने के बाद अब इस केस में प्रेशर P ही रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है एक रीजन में अगर गैस रहे तो उसके हर एक पॉइंट में, उस स्पेस के हर एक पॉइंट में प्रेशर बराबर होता है। अब देखिए पिस्टन नीचे की तरफ कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, नीचे की तरफ ये कुछ प्रेशर अप्लाई करेगा, वो कितना होगा? ये पिस्टन का जो मास है, मान ले m मास है पिस्टन का, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर इसे मैं a मानूं तो फिर ये जो प्रेशर अप्लाई करेगा नीचे की तरफ ये होगा mg, जो कि इसका है वेट इस पिस्टन का, डिवाइडेड बाय a।
तो इतना प्रेशर ये नीचे की तरफ अप्लाई कर रहा, उस प्रेशर को विथस्टैंड कर रहा है इंटरनल प्रेशर, तो दोनों प्रेशर बराबर होंगे। अब देखिए इस केस में पिस्टन का मास तो वही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी वही है, ये अब नीचे की तरफ जो प्रेशर अप्लाई करेगा वो भी P होगा, पिछले केस की तरह यहां जो प्रेशर अप्लाई कर रहा था यहां भी वही अप्लाई करेगा, जो कि होगा mg डिवाइडेड बाय A। तो इसे विथस्टैंड करने के लिए जो इंटरनल प्रेशर चाहिए होगा वो भी P ही होगा। तो दोनों ही केस में जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। लेकिन चढ़ने से ठीक पहले जब हमने इसे हीट प्रोवाइड किया था Q2, जब पिस्टन यहां पर था तब प्रेशर P नहीं था, P से थोड़ा ज्यादा था, तो ये था P प्लस P डैश। तब जाके ये पिस्टन ऊपर की तरफ चढ़ने लगा, और पिस्टन जैसे ही ऊपर की तरफ चढ़ा वॉल्यूम इसका बढ़ा, टेम्परेचर उतना ही है मान ले, अगर वॉल्यूम बढ़ जाए तो फिर प्रेशर में गिरावट होती है, प्रेशर घट जाता है, बॉयल्स लॉ। तो जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ चढ़ा वॉल्यूम बढ़ा और प्रेशर ड्रॉप कर गया, ड्रॉप करके उतना ही हो गया जितना कि पहले केस में था। तो ये कांस्टेंट प्रेशर वाला केस है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखें। फर्स्ट केस में वॉल्यूम चूंकि सेम है तो इसका सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है। इसका अगर इंटरनल एनर्जी U1 था तो ये बढ़ के इंटरनल एनर्जी इसका हुआ U2। हमें पता है इंटरनल एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। सो एब्सोल्यूट स्केल में टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल अगर हो ये इंटरनल एनर्जी, तो हम कह सकते हैं चूंकि यहां भी टेम्परेचर 301 केल्विन है तो यहां भी इंटरनल एनर्जी U2 होगा, और यहां चूंकि 300 केल्विन है तो यहां इंटरनल एनर्जी U1 होगा। तो दोनों में फर्क क्या है, यहां भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U जो कि बराबर होगा U2 माइनस U1 के, जो कि हमने हीट प्रोवाइड किया उसके कारण बढ़ा, और यहां भी इस दूसरे केस में भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू U2 माइनस U1। तो दोनों का इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुआ इस केस में और इस केस में, उसमें तो कोई अंतर नहीं है। और वो एनर्जी इसे मिला कहां से, जो हमने इसे प्रोवाइड किया Q1 और Q2, उसी से इसे मिला इंटरनल एनर्जी, और उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा। लेकिन इसमें एक और काम हो रहा, पिस्टन जैसे ही ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो थोड़ा सा काम करेगा ये थर्मोडायनामिक सिस्टम उस पिस्टन पे। हमने माना ये W वर्क किया इस पिस्टन पे, तो फिर ये क्लियर है कि अगर Q1 इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है, U1 से U2 करता है, तो यहां भी इंटरनल एनर्जी बढ़ने के लिए जो हीट चाहिए था वो तो था Q1, और साथ ही साथ W काम भी किया गया। तो ये जो Q2 हीट है ये Q1 हीट तो है ही इसमें, साथ ही साथ W एनर्जी भी इसके पास है। ये Q2 ही तो है जो कि इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है, जितना कि बढ़ाने के लिए चाहिए होता है Q1 हीट, उसके साथ साथ ये कुछ काम भी कर रहा, कितना W काम कर रहा। तो यहां हम कह सकते हैं कि ये जो Q2 है ये बराबर होगा Q1 प्लस W के, और ये हम कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो यहां से ये बहुत क्लियर है कि ये जो Q2 है ये Q2 ये Q1 से बड़ा होगा। तो फिर इस फिगर में देखें कि हमने हीट प्रोवाइड किया Q1 और टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ 1 केल्विन, तो इसी को हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि हमने मान के चला था कि यहां जो मास है वो 1 किलोग्राम का है, अर्थात यूनिट मास है यहां पर, और यहां भी यूनिट मास का ही सब्सटेंस है। सो फर्स्ट केस में हम कहेंगे इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q1 है, और सेकंड केस में जब हमने वॉल्यूम को बढ़ने दिया और टेम्परेचर भी 1 केल्विन ही बढ़ा, अर्थात यूनिट टेम्परेचर इंक्रीमेंट हुआ, और यहां पर भी मास जो है वो यूनिट मास ही है, तो फिर इस केस में इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा वो Q2 होगा। तो ये तो था गैस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब एक नया टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वो है मोलर स्पेसिफिक हीट। एक गैस के लिए
मोलर स्पेसिफिक हीट। देखिए, जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता करते हैं तो जितना मास हम कंसीडर करते हैं वो यूनिट मास का होता है। लेकिन जब हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता करते हैं या मोलर स्पेसिफिक हीट पता करते हैं तो जो हम गैस का अमाउंट कंसीडर करते हैं वो अब 1 किलोग्राम नहीं होता है, अब ये 1 मोल होता है। अगर 1 मोल का कोई गैस रहे, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होगा उसे हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। जो हम यूज करते हैं थर्मोडायनामिक्स में गैस के लिए, हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। तो अब मान ले कि ये जो गैस है ये 1 मोल का है, तो उसका टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में 1 केल्विन बढ़ाना है, उसके लिए अगर Q1 हीट हमें प्रोवाइड करना हो तो हम इस Q1 को कहते हैं उसका मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यह न्यूमेरिकली बराबर है इसके। उसी तरह से इस दूसरे केस में हम इस मोलर स्पेसिफिक हीट को कहते हैं, यह है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कि न्यूमेरिकली बराबर है इसके। तो फिर हम कह सकते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ये बड़ा होगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से। इससे आगे मैं आपको बता दूं एक और रिलेशन सीपी और सीवी के बीच, वो ये कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट। सो ये हम आगे प्रूव करेंगे आगे के वीडियोज में। फिलहाल आप इस रिलेशन को सिर्फ जान लें।